हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन की। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे दो पैरेलल वायर हैं, उनमें करंट फ्लो हो रहा है दोनों में, तो उन पर कितना फोर्स काम करेगा, मतलब एक की वजह से जो दूसरे पे फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, पहला टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन। दूसरा टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। और जो थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रहेगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो ये हमारा एक फिगर है जो साइक्लोट्रॉन का होता है। तो इसमें बताया गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं मेन वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर आपको एक एंड दिखाई दे रहा है और सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है एस। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराने का काम करेगी। एन का मतलब नॉर्थ पोल है और एस का मतलब साउथ पोल है। ठीक है, ये हमारा साउथ पोल है और ऊपर हमारे पास नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो ये आपको D1 लिखी हुई है और एक D2 लिखी हुई है, ये दो डी शेप की हमारे मतलब एक अरेंजमेंट है। ठीक है, और इस तरीके से है कि इसे हमने एक HF ऑसिलेटर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर रखा है। मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सेकंड में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मतलब जितनी बार जो एक इलेक्ट्रॉन जो पोलैरिटी चेंज होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक विंडो बनी हुई है, ये वाली W के नाम से है। ठीक है, ये विंडो हमने इसलिए बनाई है कि ताकि जो हमारा चार्ज पार्टिकल डी के अंदर मूव करेगा उसको फिर हमें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और जो हमारा टारगेट दे रखा है इस टारगेट पे फिर वो हिट करेगा। ठीक है, तो ये है इसका डायग्राम। तो चलिए फिर बात करते हैं हम कि अगर हम इसमें अगर मैथमेटिक्स लगाएं, मैथमेटिक्स का सीधा सा सिंपल मतलब है कि अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालना चाहें, रेडियस वगैरह निकालना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसका प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर कोई हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो हमारा एक जो उसका मास है वो हमारा हाई होना चाहिए। हाई का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से के कंपैरिजन में मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रोटॉन अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन हम बात कह सकते हैं, जो हमारा प्रोटॉन है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो अब जो इसका प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो हमारी ये दो डी हैं इनमें मतलब जो हमारा चार्ज पार्टिकल वो इस तरीके से घूमेगा जो उसकी एनर्जी वो हमारी लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि जो हमारी डी है, डीज बनी हुई हैं D1 D2, इनकी पोलैरिटी लगातार हमारी चेंज होती रहेगी हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से। ठीक है, और इसमें होता क्या है, वर्किंग क्या है इसमें तो एक बात कर लेते हैं। किसी टाइम पे मान लो कि चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ पर है और चार्ज पार्टिकल है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, चार्ज पार्टिकल हमारा पॉजिटिव होगा जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसके बाद अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो मान लेते हैं किसी टाइम पे ये हमारी पॉजिटिव पोलैरिटी थी और ये हमारे नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है D2, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा यहाँ से घूम के D1 में आएगा। अब जैसे ये D1 में आया तो इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, प्लस और ये हो जाएगी माइनस। तो यहाँ से घूम के फिर ये दोबारा से यहाँ पे चला जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी पोलैरिटी है वो लगातार चेंज होती रहेगी और चेंज होने की जो हमारी फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो हमारा जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मूव करेगा, जो उसकी वेलोसिटी वो हमारी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना। जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो यहाँ पर हमने यहाँ पे विंडो बनाई हुई है ये W, इससे हम उसे किसी टारगेट पे हिट करा लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं रेडियस की। तो जो रेडियस हमने पहले निकाली थी R=mv/bq के मैग्नेटिक फील्ड के केस में, तो सेम वही हमारी यहाँ पर रेडियस हो जाएगी। ठीक है, बात करें और अगर तो हम ये बात अगर यहाँ से देखें
तो ये तो हमने रेडियस निकाली, अगर रेडियस निकाल ली है, अगर इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहें तो आर की जो हमारी वी की वैल्यू वो हो जाएगी बी क्यू आर डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, सत्य वचन, बिल्कुल सत्य वचन। काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया कि 1/2 एम और बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। तो सीधा सा मतलब हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हमारी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा, नहीं हो तो टेंशन ना लें। आपको इतना याद रखना, आर की वैल्यू ये होती है, यहाँ से वी निकालनी है, वी निकालने के बाद फिर उसे काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी इसको उसमें पुट करना है। ठीक है, यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ये तो था हमारा साइक्लोट्रॉन के बारे में। अब बात ये आती है कि जब मैंने आपको इसके बारे में बताया था तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा साइक्लोट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज को ही मूव कराता है, तो इसकी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो इसमें जो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मतलब इसकी लिमिटेशंस का है एक तरीके से। तो जो लिमिटेशंस हैं उसमें पहला ये है कि नेगेटिव चार्ज के लिए नॉट है कि ये एप्लीकेबल नहीं है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके लिए ये काम नहीं करेगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारा चार्ज लाइट होगा तो भी नहीं होगा, चार्ज मस्ट बी हैवी, मतलब चार्ज जो हमारा वो हैवी होना चाहिए, जैसे कि प्रोटॉन है अल्फा पार्टिकल हुआ उसकी तरह का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको ऑसिलेट या फिर उसकी जो एनर्जी है उसको हाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये था हमारा साइक्लोट्रॉन के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर हमें मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बतानी है, उसे हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कंडक्टर हम बना लेते हैं छोटा सा ही। तो कंडक्टर हमारा हो गया कुछ इस तरीके से, और कंडक्टर की जो लेंथ है मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसकी स्मॉल एल है। ठीक, जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है वो हमारा हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसका मतलब सॉरी, अगर करंट इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हमारा पीछे की तरफ जाएगा, ये भी आपको पता है। और मान लेता हूँ कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ कोई एक एंगल बना रही है करंट के साथ, वो हमारा थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके साथ साथ जो हमारा ये एरिया क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर वाला, इसे हमने ए मान लिया है। एन इज इक्वल टू हम मान लेते हैं नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और जो हमने फोर्स निकाला था उसमें हम जो हमने पहले पढ़ा था, अगर हम उसकी बात करें तो फोर्स पढ़ा हुआ था हमने क्यू बी क्रॉस बी। ठीक है, ये हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी। अगर यहाँ पर हम चार्ज रखें तो हमारा इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई बी क्रॉस बी। अब एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जो यहाँ पर हमने चार्ज लिया है वो विद नेगेटिव साइन लिया है, तो कब विद नेगेटिव साइन लेना, कब विद नेगेटिव साइन नहीं लेना, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि चार्ज जो हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करें तो आप उसमें सिंपल वैल्यू रख दीजिए, नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस केस में। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फोर्स। ठीक है, ये फोर्स हो गया। अब बात करें कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो वो हो जाएगा हमारा NaL। अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि ये कैसे आया है, जो हम पहले से पढ़ते हैं नंबर डेंसिटी में अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। अब बात करें टोटल फोर्स की, तो भाई ये जो हमारा फोर्स है जो हमने यहाँ पे लिखा है तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा फोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो NaL है, तो जो हमारा टोटल फोर्स होगा वो हो जाएगा फिर हमारा NaLe विद नेगेटिव साइन
V क्रॉस B, ठीक है, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब जो यहाँ पे V होगी भैया हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो जाती है, तो उस केस में हम उसे सिंपली वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये भी आपको पता है, जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में किया था। अब I इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है NeAVT, ठीक है, ये आपको पता है। और भाई हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हम L वेक्टर पकड़ दें तो ये हमारा V वेक्टर हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा L। समझ में आया? समझने के लिए ये है कि जो हमारा NeAVT है तो हमारी करंट की वैल्यू है। अगर हम वेलोसिटी की जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन बताएंगे तो जो उसकी डायरेक्शन है उसके लिए हम जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसमें माइनस साइन यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं, तो L वेक्टर हो जाएगा। तो L से मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो आई एल वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस NeAVT इंटू L। अब इस वैल्यू को उठा करके हमें रखना ऊपर वाली वैल्यू में, तो इससे होगा क्या कि जो हमारा फोर्स है वो हो जाएगा हमारा फिर बाद में आई एल क्रॉस बी, ठीक है, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी लेंथ आपको पता है, तो उस केस में आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे। अब इसके बाद हम बात करें, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करें तो सीधे सिंपल इसको लिख देते हैं आई एल बी और साइन का हो गया थीटा। तो ये साइन थीटा आपको पता ही होगा कहाँ से आया है, तो यहाँ पे थीटा लिख देते हैं एंगल बिटवीन बी एंड एल, मतलब बी वेक्टर है और एल वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा थीटा हो जाएगा। अब ये एल वेक्टर क्या होती है, तो एल वेक्टर करंट जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में एल वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ये हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फोर्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे। अब हम बात करते हैं कि और जो हमारी फोर्स है इसमें कंडीशंस तो आप लोग लगा ही सकते हो कि अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दें तो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू अगर 90 कर दें तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू अगर 180 कर दें तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो सब आपको करना ही करना है, ठीक है। अगर 0 करेंगे तो जो हमारा फोर्स है फोर्स की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 0, 90 करेंगे तो फोर्स हमारा हो जाता है मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब हो गया आई एल बी, ठीक है, और 180 करने पे फिर दोबारा से फोर्स हमारा 0 हो जाता है। एंगल की बात कर रहे हैं थीटा पे, थीटा के साथ किस तरीके से वैल्यू चेंज होगी। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, कि हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर हैं तो उन पर जो हमारा फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक वायर है और एक वायर हमारा ये हो गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो है हमारी आर। इसमें करंट मान लेता हूँ I1 है, इसमें करंट मान लेता हूँ I2 है। तो अब आपको निकालनी कैसे फोर्स एक की वजह से दूसरे पर, तो अब इसमें मान लेता हूँ मुझे निकालना है फोर्स ऑन I2 ड्यू टू I1। तो I2 मतलब ये है कि वायर 2 पे हम निकाल रहे हैं वायर 1 की वजह से, ठीक है। तो अब वायर 1 की वजह से निकालें तो वायर 1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँ पहले। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद फिर जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि F बराबर होता है बी आई एल साइन थीटा, उसको यूज करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे 1 की वजह से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी इनटू द प्लेन, ठीक है, इनटू द प्लेन, सही है। तो कैसे है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है उसकी तरफ उंगली आपको अंगूठा करना है, दूसरे वाई की तरफ आप उंगली कीजिए तो आपकी जो हथेली है वो कागज में मतलब अंदर की तरफ रहेगी, तो इसलिए डायरेक्शन इनटू द प्लेन हो जाएगी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की B1, तो वो हो जाएगी म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है, और ये हमारा I1 की वजह से है तो B1 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स की, फोर्स ऑन I2, तो ये हो जाएगा हमारा
B1 I2 L2 इनटू साइन थीटा। अगर साइन थीटा की हम बात करें तो जो L है और B वेक्टर है उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो तो 90 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में इनटू द प्लेन है और ये वायर उसके प्लेन में है, तो प्लेन का मतलब जो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वायर की भी वो परपेंडिकुलर होगी। तो इस केस में मतलब थीटा की वैल्यू है वो हमारी 90 हो जाएगी। तो जो हमारा फोर्स आएगा इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू L2। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं मान लूँ कि भाई हमारा फोर्स 2 पे है वो मैं F2 लिख देता हूँ। अगर मैं इसमें L2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2। इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2। ये तो हमारा सेकंड वायर। अगर बात करें फर्स्ट वायर के लिए तो क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर। ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। डायरेक्ट लिखने का मेरा मतलब है कि जो हमारा F1 है मैग्नेटिक फील्ड होगी I2 की वजह से, तो वो हो जाएगी हमारा म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई R। ठीक है। जो उसका करंट है वो हमारा I1 है और लेंथ उसकी L1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू L1। अब जैसे हमने यहाँ पे ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला है, तो अगर ऐसे ही मैं इसके लिए निकाल दूँ तो जो F1 ओवर L1 है उसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को देखने के लिए जो मिलेगी वो ये है, जो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए और जो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है वो दोनों सेम हैं। उसमें I1 भी है I2 भी है, दोनों के बीच में सेपरेशन है और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है जो फोर्स पॉइंट लेंथ एक वायर की वजह से दूसरे पर लगेगा वही दूसरे की वजह से पहले पर लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे ये करंट है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो यहाँ पे फोर्स होगा, ठीक है, वो हमारा अट्रैक्शन का हो जाएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मतलब दूसरा तो मैं कहना चाहूँ इफ I1 and I2 are in सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। तो जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा अट्रैक्टिव हो जाएगा नेचर में। ठीक है। मतलब एक वायर दूसरे वायर को अट्रैक्ट करेगा एंड वाइस वर्सा। अगर I1 एंड I2 अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स हमारा हो जाएगा रिपल्सिव। ठीक है। एक दूसरे को वो हमारा रिपेल करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। तो इसके साथ साथ हम हमारा जो फोर्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। और जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में और गैल्वेनोमीटर के बारे में। ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो डिस्क्रिप्शन होता है उसे भी आप एक बार जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।